मीरा शादी करके मोहित के घर आ गई। मोहित का अच्छा खासा बिजनेस था और मीरा भी पेशे से आर्किटेक्ट थी। घर के एक हिस्से में उसने अपना ऑफिस बना लिया और अपना काम घर से करने लगी। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। मोहित को मीरा का इस तरह काम करना बहुत अच्छा लगता था। वो काफ़ी मॉडर्न विचारों का था। उसका ख्याल था कि हर औरत को अपने पैरों पर ज़रूर खड़ा होना चाहिए। मीरा का घर में ऑफिस होने से वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा लेती थी। दोनों के जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। समय बीत रहा था। समय के साथ भी माँ बन गई। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम आराधना रखा और लड़के का रेयान। काम के साथ साथ दोनों बच्चों की परवरिश में मीरा को काफ़ी मुश्किलें हो रही थीं, तो मोहित ने अपने माता पिता को मीरा की मदद के लिए बुला लिया। बस फिर क्या था, मीरा को उनके आने से सहारा मिल गया और दादा दादी का समय भी अपने पोते और पोती की देखभाल में बीतने लगा। अब मीरा भी अपना सारा ध्यान अपने काम पर देने लगी। बच्चों को उनकी छत्र छाया में छोड़कर मीरा भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। बच्चे दादा दादी की देखरेख में बड़े हो रहे थे। अब मीरा को भी उनसे मिलने का ज़्यादा समय नहीं मिलता था। उसे हर समय काम के सिलसिले में कहीं ना कहीं आना जाना पड़ता था। उधर मोहित भी अपना व्यापार बढ़ाने में लगा था। वो अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता था। बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजना उसका सपना नहीं, जुनून था। उनके भविष्य के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा था। जिन बच्चों के भविष्य के लिए वो दोनों इतनी मेहनत कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब उनसे दूर होते चले गए। ना तो वो उनके बचपन के दिन देख पाए और ना ही उन्हें बड़ा होते देख पाए। बच्चों को अपने माँ बाप की गोद में सौंप कर निश्चिंत हो गए कि जो किया ठीक किया, पर वह भूल गए बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत भी होती है। बचपन बीत गया, जवानी आ गई। बच्चे स्कूल से निकलकर कॉलेज में आ गए और अपनी दिशा में आगे बढ़ने लगे। रेयान तो 12वीं के बाद आगे पढ़ने के लिए विदेश चला गया और आराधना दिल्ली से मुंबई अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने चली गई। इसी बीच मीरा के सास ससुर का भी देहांत हो गया। मीरा भी अब पहले की तरह जवान नहीं रही। जब बच्चे युवावस्था में पहुंच गए थे तो वह भी तो बड़ी हो रही थी। अपने बिजनेस के लिए उसने और आदमी रख लिए थे जो उसका सारा काम संभालने लग गए थे। अब वह अकेली ही घर पर ज़्यादा समय बिताने लग गई थी। इतना बड़ा घर बच्चों के बिना खाने को आता था, पर वो चाहकर भी ये बात मोहित को नहीं कह सकती थी कि बच्चों को वापस बुला लो। मोहित का अपने जीवन में केवल एक ही लक्ष्य था, अपने बच्चों को बाहर भेजना। एक जुनून था उसमें, पता नहीं किसे वो क्या दिखाना चाहता था। मीरा को अकेले घर में रहने की आदत नहीं थी। थोड़ा समय ऑफिस के काम निपटाकर अपने भाई बहनों से बातें करती रहती, पर अपने दर्द का किसी को एहसास नहीं होने देती थी। उसे इस बात पर गर्व महसूस होता था कि मोहित कितनी मेहनत कर रहा है और जो कर रहा है अपने बच्चों के लिए ठीक कर रहा है। धीरे धीरे वो इन सब के साथ जीना सीख रही थी। रेयान अपनी पढ़ाई पूरी करके वहीं सेटल हो गया और वहीं शादी भी कर ली। आराधना भी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती थी। मीरा के लाख मना करने पर भी मोहित ने उसे बाहर भेज दिया। मीरा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, बस अंदर ही अंदर अपने को तसल्ली देती रही कि मोहित जो कर रहा है उनके बच्चों की भलाई के लिए कर रहा है। कोई भी माँ बाप भला अपने बच्चों का बुरा कैसे कर सकता है। अपने आप को इस भ्रम में रखते हुए मीरा की तबीयत खराब रहने लगी। सारा दिन घर में अकेले रहना उसके लिए सजा बन गया था। चाहकर भी वो ये सब बातें मोहित से नहीं कर सकती थी। रेयान के घर एक बेटी का जन्म हुआ और वो दादी बन गई। आज उसके जीवन का सबसे खूबसूरत दिन था। उसकी खुशी समाई नहीं जा रही थी। रेयान अपने पूरे परिवार के साथ भारत अपने माँ पापा से मिलने आ रहा था। सारे घर को फूलों से सजाया गया। मीरा आज अपनी लाडली को देखने वाली थी। उसकी खुशी का पारावार नहीं था। आज कितने सालों के बाद उसका पूरा परिवार एक साथ होगा। रेयान के साथ आराधना भी पूरे 5 साल के बाद घर लौट रही थी। फोन पर तो बच्चों से दिन में 2-3 बार बात कर लेती थी, पर ये उसके लिए काफी नहीं था। आज उसके दिल के टुकड़े घर वापस आ रहे थे। उनके स्वागत के लिए वो कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। उनके लिए तरह तरह के पकवान बना रही थी। अपनी पोती के कमरे को अनेकों प्रकार के खिलौनों से सजा दिया था। आज उसके घर में दिवाली सा उत्सव था। आखिर वो घड़ी भी आ गई जब बच्चे घर पहुंच गए और अपनी माँ से मिले। इतने बरसों के बाद शायद माँ क्या होती है पता चला। बचपन तो उनका दादा दादी की गोद में गुजर गया था। आज माँ के प्यार और दुलार को देखकर बच्चे बहुत भावुक हो रहे थे। रेयान ने अपनी बेटी रेशमा को माँ की गोद में दिया। कहते हैं ना, मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। मीरा के लिए वो पल सबसे अनमोल थे जब वो रेशमा के साथ खेलती थी। समय पंख लगाकर उड़ गया और बच्चे भी वापस अपने घोंसलों में पहुंच गए। आराधना भी शादी के बाद अपने पति के साथ बाहर सेटल हो गई। दोनों एक ही अस्पताल में नौकरी करने लगे। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, वो हर किसी को जीना सिखा ही देता है। बस अब मीरा भी कभी भारत में तो कभी ऑस्ट्रेलिया में अपने बच्चों के साथ समय बिताने लगी। बालों में अब सफेदी झलकने लगी थी, पर मोहित अपने काम को कम करने की जगह बढ़ाता ही जा रहा था और उसका सीधा असर उसकी सेहत पर दिखाई दे रहा था।
था। काम इतना फैल गया कि वो अकेले नहीं संभाल पा रहा था। रियान को उसने कई बार भारत वापस आकर उसका हाथ बटाने को कहा, पर वो हर बार मना कर देता था। अब मोहित चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। धीरे धीरे रियान और आराधना के बच्चे बड़े हो रहे थे। रेशमा 15 साल की हो चुकी थी और सन्नी 10 साल का। आराधना के घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। आराधना ने दोनों बेटियों के नाम जया और भाविनी रखे। मीरा का तो पूरा परिवार ही बाहर सेटल हो गया था। मीरा को अपने बच्चों की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी। उनके साथ वो ज़्यादा समय बिताना चाहती थी। अपना सारा बिजनेस वो कब का बंद कर चुकी थी। उसका एक पैर भारत में होता तो एक पैर ऑस्ट्रेलिया में। अपना बुढ़ापा वो अपने बच्चों और उनके बच्चों के साथ बिताना चाहती थी, पर मोहित को भी अकेले भारत में नहीं छोड़ना चाहती थी। बच्चे भी बीच बीच में मिलने आते रहते थे, पर शायद मीरा के लिए ये काफ़ी नहीं था। उसकी आंखें हर समय दरवाजे पर लगी रहती थी, पर कौन आता। बच्चे बाहर और पति अपने काम पर। ये सब देखते देखते उसकी आंखें पथरा जाती थी। उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब रहने लगा। किसी को पता ही नहीं चला और अपने अंदर घुलते घुलते मीरा को एक बड़ी बीमारी ने घेर लिया। अपना दर्द और बीमारी सबसे छुपाती रही। बेटी दामाद डॉक्टर होते हुए भी नहीं जान पाए कि माँ किस तकलीफ से गुजर रही है। मोहित उससे कुछ कहता तो हंसकर टाल देती कि बुढ़ापा है, कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब होती जा रही थी कि वो अपने होश खोने लगी। आराधना उन दिनों भारत आई हुई थी। माँ की हालत देखकर वो उनके टेस्ट करवाने हॉस्पिटल लेकर गई। जिसका डर था वही हुआ। माँ को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया था जिसका कोई इलाज नहीं था। पूरी जिंदगी का अकेलापन उसकी बीमारी की वजह बन गया था। वो जो चाहती थी वो हो नहीं सकता था। जो हो रहा था उस पर उसका बस नहीं था। सारी जिंदगी उसने अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दी और वो अब उनसे दूर होती जा रही थी। उसकी याददाश्त खत्म होती जा रही थी और वो भी इतनी जल्दी कि कोई दवा असर नहीं कर रही थी। आराधना माँ को अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर साथ ही वो ये भी जानती थी कि वहाँ उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। उसने अपने पति से भी इस बारे में बात की और उसने आराधना को व्यवहारिक होने को कहा। उसका कहना था कि हम दोनों तो सारा दिन अस्पताल में रहते हैं, पीछे घर पर कौन उसका ध्यान रखेगा। और आराधना को मना लिया कि माँ का यहीं कोई इंतज़ाम करके आए या फिर रियान को कहे उनका ध्यान रखने के लिए। आखिर वो उनका बेटा है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि माँ बाप का ध्यान रखे। आराधना ने रियान से बात भी की, पर उसने भी वही जवाब दिया जो उसके पति सुनील ने दिया था। आराधना ने फिर अपने पापा से बात की माँ की देखभाल के लिए। जब उसके बच्चे असमर्थता दिखा रहे थे तो मोहित, जिसने कभी अपने काम के अलावा किसी चीज़ को अहमियत ही नहीं दी, कहाँ से मीरा का ध्यान रख सकता था। आखिर सबने मिलकर एक फैसला लिया और मीरा को एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया। अब किसी को भी मीरा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। आराधना वापस अपने काम पर आ गई और अपनी दुनिया में व्यस्त हो गई। रियान तो पहले से ही व्यस्त रहता था और मोहित तो उसे भी अब किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही थी। हफ्ते में एक दिन रविवार को वो मीरा से मिलने चला जाता था। अपने बंद कमरे में अकेले रहते हुए मीरा धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। उसका अस्तित्व खत्म होता जा रहा था। पूरे 5 साल बीत गए मीरा को अस्पताल में रहते हुए। सबका ध्यान उसकी तरफ से हटता जा रहा था। केवल औपचारिकता ही रह गई थी। बेटा बेटी वहीं ऑस्ट्रेलिया से ही फ़ोन करके माँ का हालचाल डॉक्टरों से पूछ लेते थे और उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती थी। रियान की बेटी रेशमा अब कॉलेज आ गई थी। कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर उसे भारत आने का मौका मिला। वो अपने पूरे ग्रुप के साथ भारत घूमने आई और एक दिन अपने दादाजी से मिलने घर पर गई। दादाजी अपनी पोती को देखकर फूले नहीं समाये। रेशमा पूरा घर घूम घूम कर देख रही थी। सारे कमरों में ताले लगे हुए थे, सिवाय एक कमरे के जिसे उसके दादाजी इस्तेमाल करते थे। रेशमा ने दादाजी को बाकी कमरे खोलने को कहा तो मोहित कहने लगा, क्या करोगी देखकर, धूल मिट्टी से भरे हुए हैं कमरे, कितने सालों से बंद हैं। पर रेशमा की जिद के आगे मोहित की नहीं चली। हार कर उसे घर के सारे कमरे खोलने पड़े। एक एक कमरे में जाकर रेशमा सारी अलमारियों को खोलकर देखने लगी। ये कमरा उसके पापा का था। दादी ने पापा के बचपन का सारा सामान पैक करके अलमारियों में रखा हुआ था। अब जब दूसरे कमरे में गई तो वो कमरा उसकी बुआ का था। बुआ का भी सारा सामान उन्होंने सहेज कर रखा था। आखिरी कमरे को खोलकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सारे खिलौने जो बचपन में उसकी दादी उसके लिए लेकर आई थी, कमरे में सजा कर रखे थे। उसका वो झूला, उसके ऊपर लटकते हुए सितारों की लड़ियाँ, दीवालों पर उसकी तस्वीरें, हाथों से धूल को हटाते उन तस्वीरों को देख रही थी। एक एक तस्वीर को देखते हुए उसे अपनी दादी की याद आ रही थी। धीरे धीरे अपनी अलमारी खोली और उसमें रखे अपने खिलौनों को देखती रही। आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ वो अपने दादा के पास गई। मोहित उसके आंसुओं को देखकर घबरा गया। उसकी लाडली पोती रोते हुए उनके पास आई और हाथ जोड़कर अपने दादा से बोली, दादू दादी कहाँ पर हैं? उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए मोहित बोला, बेटा वो अस्पताल में हैं। पर क्यों दादू? बेटा उसका यहाँ कौन ध्यान रखता? दादू आप तो थे ना?
पर बेटा मैं तो काम पर जाता हूँ, सारा दिन अकेले घर पर कैसे रहती। दादू कितना काम करोगे और कितना कमाना है और किसके लिए। बेटा ये तो मैं सब तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि भविष्य में किसी तरह की तकलीफ ना हो तुम लोगों को, अच्छे से ज़िंदगी जियो, सब तरह के ऐशो आराम हो तुम लोगों के पास। बेटा हमेशा से मेरा यही सपना था। पर दादू अपने भविष्य के लिए दादी का वर्तमान खराब कर दिया। उन्हें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वही आपने उनसे छीन ली। ये क्या कह रही हो बेटी, उन्हें तो कुछ भी याद नहीं है कि हम कौन हैं, इसलिए तो वहाँ छोड़कर आए हैं। नहीं दादू, उन्हें सब याद आ जाता अगर वो हम सबके बीच में रहती। दादू मुझे वहाँ ले चलो, मैं दादी से मिलना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, सुबह चलेंगे। रेशमा वहीं अपने दादू के कंधे पर सिर रखकर रोती रही। अगले दिन दोनों मीरा से मिलने अस्पताल पहुंच गए। रेशमा उनके कमरे के दरवाजे के बाहर लगे शीशे से दादी को देखती रहती थी। वो चुपचाप अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी ऊपर चल रहे पंखे को देखती जा रही थी। रेशमा ने धीरे से दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने चौंक कर देखा कि कौन है। रेशमा और मोहित दोनों अंदर कमरे में जाकर उनके पास खड़े हो गए। रेशमा जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उन्हें देखती रही। दादी नमस्ते, कैसी हो आप। पर मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मोहित ने मीरा से पूछा, कैसी हो मीरा। पर मीरा ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया और जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। रेशमा फिर उनके पास गई और बोली, दादी मैं आपकी रेशमा। पहचाना। पर वो कुछ नहीं बोली। दादी मैं आपकी बिट्टू, पहचानो मुझे। पर मीरा फिर से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई। रेशमा ने अपने बैग से एक बार्बी डॉल निकाली और मीरा को दिखाने लगी। मीरा उस गुड़िया को देखने लगी और अपने हाथ में ले ली। रेशमा ने फिर बैग से एक टेडी बियर निकाला और मीरा को दिया। मीरा उन दोनों को अपने हाथों में लेकर ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों खिलौनों को अपनी छाती से चिपका लिया और जोर जोर से रोने लगी। दादी को रोता देख रेशमा भी दादी के गले लगकर रोने लगी। दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछने लगी। मेरी बिट्टू, हाँ हाँ दादी मैं आपकी बिट्टू। और मोहित उन दोनों का मिलन देखकर हैरान हो गया। दादू डॉक्टर से बात करके दादी को घर ले जाने का इंतजाम करो। पर बेटा वहाँ उसका ध्यान कौन रखेगा। दादू मैं रखूंगी, अब मैं अपनी दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर बेटा तेरा भविष्य। दादू बहुत हो गया, बस करो आप। विधाता नहीं हो जो सबकी किस्मत लिखो।